हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज वाला पेपर अपना दिसंबर 2024 में आया हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर टाइपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू डैश। क्या कहा गया है? जो कामयाब विद्यार्थी होते हैं वो अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं और असफलता का श्रेय किसे देंगे। अपना पहला ऑप्शन है एबिलिटी एंड गुड लक टास्क डिफिकल्टी, मतलब योग्यता और अच्छी किस्मत कार्य में कठिनाई। एबिलिटी एंड एफर्ट बैड लक, मतलब योग्यता और कोशिश खराब किस्मत। एबिलिटी एंड गुड लक लो एबिलिटी, योग्यता और अच्छी किस्मत निम्न योग्यता। एबिलिटी एंड एफर्ट इनसुफिशिएंट एफर्ट, योग्यता और कोशिश अपर्याप्त कोशिश। इसमें आप ऑप्शन को कैसे टिक करोगे? अब तक आपने अपना जवाब दे दिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ। लक का कामयाबी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मेहनत के आगे किस्मत छोटी हो जाती है। तो इसमें जो जहाँ जहाँ लक है उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे गुड लक है तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी गुड लक दिया ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे बैड लक दिया हुआ ये भी नहीं आएगा। इसका ऑप्शन आएगा 4 एबिलिटी एंड एफर्ट इनसुफिशिएंट एफर्ट, मतलब सफलता का श्रेय तो वो देंगे योग्यता और कोशिश को, और असफलता का श्रेय देंगे भी उन्होंने अपर्याप्त कोशिश की थी, भी पूरी कोशिश नहीं की थी। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 4 होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। क्या कहा गया है? स्मिथ दूरा विवाद सिद्धांत क्या प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन अपना डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। दूसरा है आइडेंटिकल ट्विन लिविंग इन डिफरेंट कल्चर कैन डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट्स, कि अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमस्कल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। क्या ये प्रोक्सिमो डिस्टल का प्रतिनिधित्व करता है? नहीं। तीसरा है चिल्ड्रन डेवलपमेंट एबिलिटी टू ग्रैप्स द बॉल बिफोर पुटिंग बीड इन द थ्रेड, मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। चौथा है चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू सिट अप बिफोर स्टैंडिंग, बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। अब जो प्रोक्सिमो डिस्टल है इसके ये किसका प्रतिनिधित्व करेगा? स्मिथ दूराभिमुख किसका प्रतिनिधित्व करेगा? क्या बताया है? ये इसमें क्या होता है? सेंटर से बाहर की ओर विकास होएगा, मतलब केंद्र से परिधि की ओर, सेंटर से पेरिफेरल की ओर। जैसे सबसे पहले किसका विकास होएगा? हार्ट का विकास होएगा। उसके बाद में किसका होगा? हाथों का। फिर हाथों के बाद में उंगलियों का। फिर इसमें कौन सा ऑप्शन अपना सही होएगा? थर्ड, चिल्ड्रन डेवलप्ड एबिलिटी टू ग्रैप्स द बॉल बिफोर पुटिंग बीड इन द थ्रेड, कि मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। पहले वो अपनी बड़ी चीज़ें करेंगे, उसके बाद में वो सूक्ष्म चीज़ें करना सीखेंगे। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेहंदी लगाते हैं तो पहले मोटी मेहंदी लगाना शुरू करता है आर्टिस्ट, जैसे जैसे वो परफेक्ट होता है वो बिल्कुल पतली मेहंदी लगाना सीख जाता है। वैसे ही बच्चे पहले बॉल को हाथ में पकड़ना सीखेंगे, उसके बाद में वो मोतियों को सुई में पिरोना सीखेंगे। नेक्स्ट है अपना थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ, मतलब वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें करते हैं। क्यों? टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। टू प्रोवाइड सेल्फ रीइंफोर्समेंट व्हेन एडल्ट आर इग्नोरिंग देम, आत्म से दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए जो वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो। बिकॉज दे आर इगोसेंट्रिक, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। बिकॉज देयर थॉट इज इलॉजिकल, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने आप से बातें क्यों करते हैं? इसका आंसर आएगा टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, विचार और आत्म नियमन में सहायता करने के लिए। नेक्स्ट अपना फोर्थ क्वेश्चन, चैलेंजेज इन सोशल कम्युनिकेशन आर इविडेंट आर, क्या है? सामाजिक संचार में चुनौतियों किसमें स्पष्ट होती है, मतलब वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा समाज का सामना नहीं कर पाता है, समाज से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। पहला है अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात,
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सबलिन क्रम विकार में, और लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगमात्मक विकलांगता में। तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड, ऑटिज्म सबलिन क्रम में विकार। क्योंकि जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं वो वैसे तो वो स्वस्थ होते हैं, फिजिकली स्वस्थ होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो समाज के साथ कम्युनिकेशन नहीं बना पाते। एक दो डिसऑर्डर के बारे में और आपको बता देती हूँ। जैसे एक है डिसलेक्सिया, इसमें क्या होता है, पठन का विकार होता है, बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। दूसरा होता है डिसग्राफिया। ग्राफिया से आप याद रखोगे, ग्राफ अपन किस पे बनाते हैं, कॉपी पे ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं ना, तो जो लिखने से संबंधित हो, याद करने का तरीका ये। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया किससे संबंधित होता है, अंकन से संबंधित होता है। आप कैसे याद रखोगे कि मैथ में क्या आता है, कैलकुलेशन आती है, तो कैलकुलेशन किससे होगा, अंकन से, मैथ से रिलेटेड। फिर आता है डिसफेजिया, फेजिया मतलब अल्फाज से। आप ऐसे याद रखोगे, डिसफेजिया किससे होता है, अल्फाज से, बोलने से संबंधित होता है। एक होता है डिस्प्रेक्सिया, वो किससे संबंधित होगा, चलने फिरने में जिसको कठिनाई हो उस बालक को हम क्या कहेंगे, डिस्प्रेक्सिया डिसऑर्डर है। ऑटिज्म आपको पता ही है क्या होता है, जिसमें बच्चा समाज के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। एक होता है डिसमोर्फिया, उसमें क्या होता है, बच्चे को आकृति साइज को पहचानने या उनको बनाने में कठिनाई होती है। उसके बाद भी हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की's थ्योरी, लर्निंग इज एंड डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। आपको मैंने ये बताया हुआ है स्कैफोल्डिंग क्या है, वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या है। इसमें क्या कहा गया है, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आंवलन का उदाहरण है। पहला है ब्रेकिंग ए टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। दूसरा होगा प्रोवाइडिंग ए स्टूडेंट विद ए ग्रेड फॉर देयर वर्क एज मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। तीसरा है प्रोवाइडिंग ए स्टूडेंट विद ए रीडिंग असाइनमेंट एंड आस्किंग देम आंसर क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, एक छात्र को पढ़ने के कार्य देना, उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिंग ए स्किल टू स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इट ऑन देयर ओवन, इसमें क्या होगा, एक छात्र को एक कौशल प्रदर्शन करने और फिर उन्हें अपने दम पर इसे महारत हासिल करना। तो इसमें क्या आएगा, आपको क्या बताया गया है, वाइगोत्स्की की थ्योरी में स्कैफोल्डिंग है, जो आंवलन है वो किसको निर्देशित करता है, मतलब किसको बताता है। स्कैफोल्डिंग के क्या होता है कि दूसरों से सहायता लेना, स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है, दूसरों से सहायता लेना। वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या कहती है, बच्चे दूसरों की सहायता से सीखते हैं। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, इसमें बैठेगा पहला, ब्रेकिंग ए टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड। नीडेड आ जाएगा तो वो क्या होएगा, वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड होएगा। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। स्कैफोल्डिंग हमें यही बोलता है कि दूसरों की मदद करना, और वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या कहती है, बच्चे हमेशा दूसरों की मदद से ही सीखते हैं। नेक्स्ट अपना 6 क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया इज करेक्टराइज्ड बाय, मतलब डिस्ग्राफिया की विशेषता क्या है, लेखन वैकल्य की विशेषता क्या है, ये अभी अभी मैंने बताया, आप इसका उत्तर दो। पहला है डिलेड मोटर स्किल, विलंबित गतिक कौशल। दूसरा है डिफिकल्टीज इन राइटिंग, लिखित कार्य में चुनौती। तीसरा है लेक ऑफ रीडिंग इन्फ्लुएंसी, पढ़ने के प्रभाव में कमी। और चौथा है दोहरावर व्यवहार या रेपिटेटिव बिहेवियर पैटर्न। इसका क्या आंसर आएगा, डिस्ग्राफिया का मैंने क्या बताया, जिसको लिखने में कठिनाई हो। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा डिफिकल्टी इन राइटिंग, लिखित कार्य में चुनौती। कैसे याद रखोगे, ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाते हो आप, ऐसे कॉपी या पेन पे, मतलब जो लिख के देखते हो उसमें किससे होगी, ग्राफिया से। लेखन वैकल्य। नेक्स्ट अपना 7वां क्वेश्चन, In order to help student to become good problem solver, a teacher should emphasize on the practice of, क्या कहा गया है, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। पहला ऑप्शन अपना फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन दैट कन्फर्म एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड प्रेकंसेप्शंस,
ऐसे जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। दूसरा ऑप्शन अपना अप्रोचिंग ए प्रॉब्लम इन ए पर्टिकुलर फिक्स्ड फैशन, समस्या को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। तीसरा है ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। चौथा है सेंटरिंग ओनली ऑन वन पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉब्लम, समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। क्या कहा गया है कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की स्किल कैसे बढ़ाई जाए, टीचर को क्या उससे बताना चाहिए। तो इसमें बताया कि पहले हमें बड़ी या जटिल समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ना चाहिए, फिर उसको सोल्व करना चाहिए। तो इसका कौन सा आएगा, ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। अब जैसे आपने CDP कैसे की है, एक एक लेक्चर कर करके किए, एक साथ इकट्ठी नहीं किए, फिर इनको भागों में एक एक लेक्चर, रोज एक लेक्चर देखते हो, आप कंसेप्ट क्लियर करते हो, फिर लास्ट में ये पेपर आप दे रहे हो। इसी तरीके से हमें बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में तोड़ के सोल्व करना चाहिए, यही बताया गया है। 8वां क्वेश्चन है अपना, 8th क्वेश्चन है एसरेशन। पहले क्या कहती है, टीचर शुड बी यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल टू कैटर टू नीड ऑफ स्टूडेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। क्या कहा गया, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है, इंक्लूसिव क्लासरूम शुड adopt standardization of curriculum material as well as assessment of strategy, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। इसमें क्या आएगा, इसका क्या ऑप्शन होगा, पहला ए तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि एक समावेशी शिक्षा कौन सी होती है, जिसमें प्रतिभाशाली, विकलांग बालक, पिछड़ा बालक सभी एक साथ पढ़ते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या समावेशी कक्षा पाठ्यचर्या सामग्री मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों का मानकीकरण को नहीं अपनाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 9th क्वेश्चन है अपना, इन एन कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, रचनावादी दृष्टिकोण क्या है। पहला ऑप्शन अपना इंडिविजुअल आर पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल इवेंट्स, व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। इंडिविजुअल आर कंडीशनड टू लर्न न्यू बिहेवियर, व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। लर्निंग इज सिंपली राइटिंग एसोसिएशन ऑन द ब्लैंक स्लेट ऑफ आवर ब्रेन, सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट प्रसंगों को लिखना है। इसका सही आंसर क्या आएगा, रचनावादी दृष्टिकोण या कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। मतलब हम क्यों सीखते हैं, ताकि उसका जीवन, दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकें। और जैसे हम जोड़ घटा सीखते हैं तो उसका दैनिक लाइफ में उसका प्रयोग करते हैं। जब हमें जोड़ घटा आएगी तो हम सब्जी लाने जाएंगे तो हम गिन के पैसे देंगे, माप तोल के सब्जी लेंगे। उसी प्रकार से रचनावादी दृष्टिकोण यही कहता है कि हमें सीखना किस लिए चाहिए, अपनी दैनिक जीवन में जो हमारी सहायता करे। नेक्स्ट है अपना 10th, पहली एसरेशन है इफेक्टिव टीचर्स फैमिलराइज देमसेल्फ विद ए डेली लाइफ एंड सोशियो कल्चर बैकग्राउंड ऑफ लर्नर। क्या कहा गया है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। दूसरा है रीजन है इसका, लर्निंग टेक प्लेस इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। इसका सही आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब एल्सरेशन और रीजन दोनों ही सही है। और इसकी जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ एल्सरेशन की। क्या कहा गया, तीसरा है इसका आंसर। आगे अपना 11th क्वेश्चन,
मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली नॉट अबाउट ऑफ, मतलब अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। आपको याद रखना है, एग्जाम में नोट आएगा वहां पे टिक कर देना है, नहीं पूछा है। पहला है मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी को रटना। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, अवधारणाओं को समझना। तीसरा है कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ज्ञान का निर्माण करना। चौथा है डेवलपिंग स्किल, कौशलों का विकास करना। इसका क्या आंसर आएगा? ये जो अर्थपूर्ण अधिगम है वो रटने पर जोर नहीं देती है, या मतलब रटने के बारे में नहीं बताती है। मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन इसका आंसर नहीं आएगा। 12th है assertion. Teacher should encourage boys of her class to participate in sport while assigning art decoration to girl. शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण का कार्य देना चाहिए। इसका रीजन है चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल प्राइमरली बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेज। बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो क्या यह सही है कि एक शिक्षिका है उसको लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जबकि लड़कियों को आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बोलना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियां भी खेल कर सकते हैं और लड़के भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर सकते हैं। आप अपने दैनिक लाइफ में देखा होगा, बहुत सी लड़कियां जैसे मैरी कॉम हो गई, हरमनप्रीत कौर हो गई, बहुत बड़ी बड़ी स्पोर्ट्समैन हैं। वहीं पर बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट में भी आगे होते हैं। आपने यूट्यूब पे, इंस्टा पे लड़कों को मेहंदी लगाते हुए देखा होगा। ये जरूरी नहीं, ये पुरानी धारणा है भी ये काम सिर्फ लड़कियां करेगी, ये काम लड़के करेंगे। अब ये खाना सिर्फ लड़के नहीं बनाएंगे, लड़के भी बना सकते हैं। हमारे संजीव कपूर है, वो देश के 1 नंबर शेफ है लड़की होके भी। ये क्या परंपरागत सोच है? तो ये इसमें क्या होगा? ए भी गलत है और इसका रीजन भी गलत है। बोथ आर फॉल्स होएंगी। 12th का क्या आंसर आएगा? एल्सरेशन और रीजन दोनों ही गलत है, बी इसका आंसर आएगा। आगे करते हैं हम 13 क्वेश्चन। काइनेस्थेटिक लर्नर प्रेफर टू लर्न थ्रू, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? पहला देखने के माध्यम से, दूसरा टच करने के माध्यम से या छूने के माध्यम से, तीसरा करके डूइंग एंड मूविंग, करके और चलने फिरने से, चौथा है लिसनिंग सुनने से। तो यहाँ पे क्या नाम आ गया? काइनेस्थेटिक आ गया। तो आप किसकी तरफ जाओगे? डूइंग एंड मूविंग से, करके और चलने फिरने से। याद रखना काइनेस्थेटिक किससे रिलेटेड है? चलने फिरने से, गतिशील क्रिया करने से। इसका 3rd आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 14। According to Howard Gardner, while a scientist would exhibit high dash intelligence, a sculptor would have high dash intelligent. क्या कहा गया? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक की बुद्धि कैसी प्रदर्शन करेगा, मतलब उसकी बुद्धि कैसी होगी, जबकि एक मूर्तिकार में किस बुद्धि का प्रदर्शन होगा, किस बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। इसमें पहला ऑप्शन अपना वैज्ञानिक की तो होगी न्यूरलिस्टिक और मूर्तिकार की होगी स्पेशियल, प्रकृतिवादी और स्थानिक। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसडक्टिव एंड स्पेशियल, मतलब ट्रांसडक्टिव और स्थानिक। तीसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल और बॉडी काइनेस्थेटिक, तात्विक गणितीय और गति संवेदी। और चौथा ऑप्शन है स्पेशियल बॉडी काइनेस्थेटिक, स्थानिक और गति संवेदी। तो आप कैसे याद रखोगे? जो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट होते हैं उनमें क्या होती है? अंकन बुद्धि सबसे ज़्यादा होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल तार्किक बुद्धि सबसे ज़्यादा होगी। तो साइंटिस्ट में कौन सी होगी? लॉजिकल मैथमेटिकल। वहीं पर मूर्तिकार है वो किसका ज़्यादा यूज करते हैं? अपने हाथों का, मिट्टी से हाथों को शेप देते हैं। तो उसमें कौन सी आएगी? बॉडी काइनेस्थेटिक। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 3rd इसमें ऑप्शन सही होगा। तार्किक, गणितीय और गति संवेदी बुद्धि होती है इनमें। 15 है इंक्लूजन नीड टू बी प्रमोटेड थ्रू, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? फ्लेक्सिबल कैरिकुलम, लचीला पाठ्यक्रम, कोऑपरेटिव लर्निंग, योगात्मक अधिगम, सेग्रेशन एंड लेबलिंग, पृथक्करण और नामीकरण, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, गम्य इमारतें। अब समावेशी शिक्षा कौन सी होती है? ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं,
चाहे गरीब हो, अमीर हो, होशियार हो, कमज़ोर हो, प्रतिभाशाली हो, विकलांग हो, पिछड़ा बालक हो, उन सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा। तो ये किसको बढ़ावा देते हैं, मतलब समावेशी कक्षा बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कारक होंगे? लचीला पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल कैरिकुलम होना, ये सही हो सकता है, ये बात सही हो सकती है। कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक लर्निंग होना मतलब उचित है, क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो प्रतिभाशाली बच्चा उसे पढ़ा सकता है, या फिर कोई बच्चा पाँव से विकलांग है तो जो स्वस्थ बच्चा वो उसकी चलने फिरने या खेल के मैदान में हेल्प कर सकता है। सेग्रेशन एंड लेबलिंग, ये गलत है, क्योंकि पृथकीकरण और नामीकरण अलग ही रखेंगे तो फिर वो समावेशी शिक्षा का, उनको साथ रखेंगे तो ही समावेशी है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग्स, गम्य इमारतें, मतलब ऐसी इमारतें जिसमें स्वस्थ बच्चे, मतलब तो क्या होते हैं, अगर थर्ड फ्लोर पे क्लास लग रही है तो वो तो सीढ़ियों पर भाग भाग के चढ़ जाएंगे। वहीं पर विकलांग बच्चे होंगे जो पाँव से विकलांग हैं तो उनको चढ़ने में दिक्कत आएगी। तो ऐसी इमारत होनी चाहिए स्कूल के जिसमें जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी चलने की या जाने की सुविधाएं हों, स्लाइडिंग वाली सीढ़ियां हों। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा जिसमें ये तीन हो, दूसरा तीसरा ना हो? डी। किस में है? डी में। पहला, दूसरा और चौथा किस में है? 4 में, मतलब इसको डी या 4 बोले।